और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 21वां दिन है और राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही इस यात्रा की शुरुआत बुधवार सुबह मल्लपुरम के पांडिकट स्कूल से की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी और इस समय यात्रा केरल में है। यह यात्रा केरल में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान शामिल होने वाले लोगों में काफी उत्साह भरा हुआ है और इसी के साथ यात्रा में राहुल गांधी को सैकड़ों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। राजस्थान में इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है और इसी बीच मंगलवार दोपहर को 20 मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बैठक के लिए पहुंचे। बता दें कि ये बैठक उस वक्त हुई जब आलाकमान द्वारा राज्य के 3 मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। दरअसल पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जब अपनी लिखित रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई, तो इस रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता के लिए सीएम गहलोत के वफादार इन तीनों विधायक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसी के बाद आलाकमान द्वारा इन तीनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। दरअसल रविवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गहलोत के कई वफादार शामिल नहीं हुए और उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर मीटिंग आयोजित की। इस वजह से इन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को सीबीआई के एक ऑफिसर द्वारा यह जानकारी दी गई। बता दें कि विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक विजय नायर को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें साजिश, कॉर्टेलाइजेशन और चुने हुए लाइसेंस के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें विजय नायर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के नाम शामिल थे। वहीं सीबीआई द्वारा विजय नायर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने अपना बयान जारी किया है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा पार्टी का बयान ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विजय नायर आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। वो पहले पंजाब और अब गुजरात में कम्युनिकेशन से जुड़ी रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आबकारी नीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें अभी अभी आबकारी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बीते कुछ दिनों में एनआईए के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं और इस छापेमारी के दौरान कई गिरफ्तारियां भी की गई, जिसके बाद कई राज्यों द्वारा पीएफआई संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है और अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को बैन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने 5 सालों के लिए पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया और इसके साथ ही 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसने शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। इस मामले पर भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक सुनवाई की और अंतिम दिन यानी मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने केंद्र सरकार की दलीलों का जवाब दिया। दलीलों के जवाब की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने की। उन्होंने पहाड़ों, गहरी घाटियों और आधुनिक सभ्यता से दूर क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न अनुसूचित जनजातियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बाकी वकीलों ने भी पक्ष रखा। वकील विल्सन ने कहा कि सवाल यह है कि क्या आरक्षण से गरीबों का उत्थान हो सकता है। इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। डॉक्टर चौहान ने गरीबी के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है तो एक मजदूर और राष्ट्रपति में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि आपको आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वंचित नहीं रखा जा रहा है। शिवसेना चुनाव चिन्ह पर किसका होगा हक। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी।
जिसके बाद ये तो साफ हो गया है कि असली शिवसेना कौन सा गुट है। इस बात का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ही किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दोनों ही गुटों द्वारा स्वागत किया गया है और शिंदे गुट ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने विनम्रता पूर्व शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया और साथ ही ये भी दोहराया कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे ने कहा कि एक लोकतंत्र में बहुमत बहुत मायने रखता है और हमारे पास विधानसभा में बहुमत है। ज्यादातर सांसद हमारा समर्थन कर रहे हैं, जिस पर शिवसेना के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस बात का कटाक्ष करते हुए कहा कि यह किसी भी पक्ष के लिए ना तो सदमा है और ना ही राहत। गद्दारों को कोई जीत नहीं मिली है जैसा कि वे दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए कहा है। हम अपनी बात अब चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक महिला का बयान सामने आया है जो वनंतारा रिजॉर्ट में काम करती थी। उसने कहा कि रिजॉर्ट में लड़कियां लाई जाती थीं और वहां वीआईपी लोग भी आते थे। यह रिजॉर्ट बीजेपी नेता डॉक्टर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का था। इस मामले में अब यह साफ होता जा रहा है कि पूरी साजिश करके मामले के सबूत मिटाए गए। इसके बावजूद पुलिस का दावा है कि उसके पास काफी सबूत हैं। न्यूज एजेंसी एनआई की एक खबर में कहा गया है कि बयान देने वाली लड़की ने पहचान छिपाने की शर्त पर कहा, मैंने मई में वनंतारा रिजॉर्ट ऋषिकेश में ज्वाइन किया था, लेकिन जुलाई में वहां नौकरी छोड़ दी क्योंकि अंकित गुप्ता और पुलकित आर्या लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज करते थे। लड़कियों को लाते थे, वीआईपी भी वहां आते थे। महिला द्वारा ये बयान मेरठ में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।